फिजिक्स जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए उसको आसान बनाने मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक ऐसी लिस्ट जिसमें मैंने हर चैप्टर में से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स निकाले हुए हैं। तो आपको वो पूरी लिस्ट आज दूंगा। इसके अलावा पिछले 10 साल में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं नीट में, उसकी भी पूरी आपको एनालिसिस दूंगा, ताकि आपको पता चले कि इन टॉपिक्स को, इन चैप्टर्स को आपको सबसे पहले करना है। क्योंकि अगर आपने आज जो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं उसमें से कोई भी टॉपिक को स्किप किया तो आपके मार्क्स जाने के, आपके मार्क्स गंवाने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन विच इज ऑन फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड, नॉट जस्ट मोस्ट रिपीटेड, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल। तो मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हियर वी हैव द एनालिसिस। आप देख सकते हैं कि 2013 से लेके अब 2024 तक में कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हैं वो सब यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो एक बार ऊपर ऊपर से डेटा पूरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक पूरी लिस्ट दूंगा कि हर चैप्टर वाइज कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे गए और उसके क्वेश्चंस के रेफरेंसेस भी दूंगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, यानी कि यहां मेरा काम है वेक्टर्स को बताना। ये पहला चैप्टर ऑल अबाउट वेक्टर्स, डायरेक्टली वेक्टर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन होता है तो 2014 में एक, 15 में एक, 16 के फेज 1 में 2, 16 के फेज 2 में एक भी नहीं, ऐसे कर करके आप यहां पे पता कर सकते हैं कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए डायरेक्टली वेक्टर्स में से। ठीक है, फिर एक्चुअली वेक्टर्स थोड़ा सा ना मोशन इन 2 डायमेंशन में भी घुस जाता है, तो कुछ बार वेक्टर्स के क्वेश्चन यहां पे भी इंक्लूडेड काउंट किए जाते हैं। बाकी हम यहां से मेनली चालू करते हैं तो यूनिट एंड डायमेंशन में से 2 क्वेश्चन 2013 में आए हैं, बाकी एक 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 एक। यहां पे आप देखोगे रीसेंट ट्रेंड, देखो ये रीसेंट वाला ट्रेंड देखो, 3 3 4 2 3 2024 में 3 क्वेश्चन, वो भी एरर्स को काउंट किए बिना। एरर्स के क्वेश्चन ही नहीं आए थे इस पूरे चैप्टर में, जो एरर वाला हिस्सा है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन उसका सवाल ही नहीं था। तो उसके बिना भी 3 क्वेश्चन आ गए थे यूनिट्स एंड डायमेंशंस में से। तो आप रिसेंटली ये समझ सकते हैं कि इस चैप्टर को, जो कि बहुत इजी चैप्टर है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट मोशन इन 1 डायमेंशन, सिंपल मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन, ऑल दोस थिंग्स। उसके ऊपर आप देखोगे ऑलमोस्ट एक सवाल आता है। लास्ट के 2 साल में, मतलब 2023 और 22 में 2 सवाल करके पूछे गए हैं, 24 में 1 ही सवाल आया था। यानी कि आप यहां से 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसमें कभी कभी कुछ वेक्टर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड हो जाते हैं। इसके अलावा सर्कुलर मोशन के भी और प्रोजेक्टाइल मोशन के भी क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं। तो आप देखोगे कि रीसेंट ट्रेंड देखते हैं 2018-19 की बात का, देखो 4 सवाल आए थे 2019 में, 2020 में इसमें से एक भी सवाल नहीं आया, 2021 में 2, 1, 3, 2, यानी कि आप इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में। इसके अलावा न्यूटन्स लॉज में से आप देखोगे तो 1 1 2 1 2 1, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 तो रहेगा ही, 2 भी हो सकते हैं। फ्रिक्शन में से आप देखोगे रिसेंटली कुछ ज्यादा सवाल पूछे नहीं जा रहे, मिनिमम आप मान सकते हैं कि यहाँ पे 1 क्वेश्चन आने की संभावना है, वो भी न्यूटन्स लॉ के साथ में इंक्लूड करके पूछा जा सकता है। तो आप 1 क्वेश्चन के लिए न्यूटन्स लॉ को, फ्रिक्शन को कंसीडर कर सकते हैं। देन वर्क एनर्जी वाला चीज, वर्क एनर्जी में आप देखोगे तो 2 2 2 1 1 ऐसा सवाल है। रिसेंट ट्रेंड ये है कि एक क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल क्वेश्चन होता है इसमें से बस। रोटेशनल डायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन में से आप देखो तो 2 1 2 1 2, यानी कि 2 सवाल आने की गुंजाइश होती है रोटेशनल मोशन में से। ग्रेविटेशन आजकल थोड़ा अच्छा चल रहा है, देखो 1 था 2 था 2, ऐसे कर करके थे 2-3 सवाल तो हमेशा आ ही जाते, 3 2 2 2, तो 2 क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के। तो आप एज इट इज कंसीडर कर सकते हो कि इस ट्रेंड के हिसाब से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है ग्रेविटेशन में से। यस, this is how we can use this analysis in our favor. Okay, then elasticity 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2, है ना। तो आप देख सकते हो 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं सिर्फ इलास्टिसिटी चैप्टर में से। ये ट्रेंड रहा है इलास्टिसिटी का। सरफेस टेंशन में से आप देख सकते हो यूजुअली 1 क्वेश्चन आता है। देन फ्लूइड मैकेनिक्स में से आप समझ सकते हो कि एक क्वेश्चन यूजुअली आ जाता है। सिर्फ 2024 में 1 क्वेश्चन नहीं था। ठीक है,
एक भी क्वेश्चन नहीं था इस फ्लूइड मैकेनिक्स में से। बाकी थर्मल एक्सपांशन की बात करो तो यूजुअली इसमें से कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बनते, कभी कभी एक सवाल आ भी जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक सवाल पूछा भी था थर्मल एक्सपांशन के डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर ये सवाल, या फिर थर्मोमेट्री के ऊपर यानी कि टेम्परेचर कन्वर्जन के ऊपर, ऐसा कुछ सवाल बहुत बेसिक्स होते हैं इसलिए ज्यादा नहीं पूछते। काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस में से दो क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं। यहाँ पे एक बार 3 सवाल भी पूछ लिए थे, लेकिन ठीक है यूजुअली इसमें से एक सवाल ही आते हैं। काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस यानी कि P = 1/3 रो से स्क्वायर, RMS वेलोसिटी, ये सब उसके ऊपर की बात है ये, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में से आपको 3 1 2 1 1 1 यानी कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन को प्रिपेयर्ड रखना है, 1 से 2 सवाल आने के चांसेस है। मेरा ये मानना है कि नीट 2025 में थर्मोडायनेमिक्स में से कम 2 सवाल आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेवल अब अप करेंगे नीट का। इसीलिए ट्रांसमिशन ऑफ हीट, सिंपल कंडक्शन, कन्वेक्शन, इन सब के ऊपर रिसेंट ट्रेंड में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है। देन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। इसमें से 1 से 2 सवाल पूछने के चांसेस होते हैं। ये 3 सवाल कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट में आ जाते हैं, अदरवाइज आपको 1 2 ऐसे सवाल आ सकते हैं इस चैप्टर में से। देन वेव्स एंड साउंड, ये डॉपलर्स इफेक्ट और ये सारे टॉपिक्स जो है उसमें से कई बार एक सवाल पूछ लेते, बस वो एक ही सवाल का ये मेहमान होता है, ये डॉपलर इफेक्ट एंड साउंड वाला चैप्टर। अब आते हैं आपके क्लास 12 के सिलेबस में से। देखो ये क्लास 11 का पूरा सिलेबस था, आपको यूजुअली ये पता ही होना चाहिए बेटा कि क्लास 11th का वेटेज जो होता है ये हर बार का है, इस बार का नहीं बोल रहा हूं। 11th और 12th के वेटेज में डिफरेंस होता है। आप ऐसा मान सकते हैं ऑन एन एवरेज 11th कम्स टू 40% ऑफ द एंटायर नीट एग्जाम एंड 12th स्टैंडर्ड जो है वो आपको 60% ऑफ नीट एग्जाम देता है, याद रखिएगा। दिस इज द रियल डिफरेंस बेटा। 12th में से ज्यादा पूछा जाता है, 11th में से कम पूछा जाता है, ये नीट का यूजुअल ट्रेंड है। आप पिछले साल का भी एनालिसिस देखोगे तो कुछ 54% तक 12th में से पूछ लिया था, और बाकी जो भी बचा है 46% उतना ही 11th में से पूछा था। तो 12th विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 11th, ठीक है, वेटेज के टर्म्स में। तो अभी हम 12th पे आते हैं। आप 12th में देखो नंबर्स देखो, 4 5 2 1 3 2 2 2, एक का तो चांस ही कम हो गया है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 4 6 4 4 4 सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके 2 चैप्टर आ जाते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला। दोनों को मिलके 4 क्वेश्चन फिक्स है यहां से पूछने। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो 5 सवाल तक पूछे गए हैं कभी कभी। आप मान सकते हैं कि यहाँ पे 3 से लेके 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो मिनिमम 3 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी, मीटर ब्रिज पे भी हो सकता है, केवीएल पे भी हो सकता है, ऐसे कोई भी टॉपिक्स पे हो सकता है। हीटिंग इफेक्ट वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, इसलिए मैं अलग से नहीं बताऊंगा, यूजुअली इसमें से ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछते। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहां से यूजुअली 2 क्वेश्चन की संभावना होती ही होती है। आपको लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि उसके सारे क्वेश्चन का वेटेज यहां चला गया, समझ में आ गया, इसीलिए। बाकी यहां से भी ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको लास्ट ईयर 1 ही पूछा, मतलब 2024 में 1 ही सवाल पूछा, लेकिन आप मान सकते हैं कि यहां से 2 से 3 सवाल इस अकेले चैप्टर से पूछे जाते हैं, क्योंकि यही चैप्टर जो है वो फाउंडेशन ले करता है ईएमआई चैप्टर का, ठीक है। और उसके अलावा मैग्नेटिज्म की बात करो तो यहाँ से 1 2 सवाल होते थे, लेकिन पिछले साल इसमें से 4 जितने सवाल पूछ लिए। एक टेबल भी था, याद है कि नहीं, डाया पैराफेरो का, तो दैट वाज देयर। देन ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से 1 2 क्वेश्चन पूछने की संभावना है, बस पिछले साल 1 पूछा गया था। आप मान सकते हैं कि ईएमआई में से 2 क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में होंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट इट्स अ गुड चैप्टर, जहां से 2 सवाल मिनिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ 4 तक गए हैं। आप मान सकते हैं कि इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 2 फिक्स है, ठीक है। उसके ऊपर आगे तो आपका बोनस है। ऐसे चैप्टर को मत छोड़िएगा क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा थियोरी नहीं है, ज्यादा सीखने जैसा नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस है, न्यूमेरिकल पार्ट है। सो दैट गिव्स यू इजी पुश कि आपको वहां के मार्क्स स्कोर करने आसानी से मिले। देन इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स यानी कि आपका ड्यूल नेचर, और इन सब में से कम 2 क्वेश्चन आए हैं, हर साल आए हैं 2 क्वेश्चन। ये मैं आपको टेबल इसलिए बता रहा हूं बेटा कि आप जब वो चैप्टर को पढ़ो तब आपके दिमाग में रहे कि यहां से मुझे 2 सवाल आने हैं, ये चैप्टर मुझे उस 2 सवाल के लिए पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, समझ में आ गया। देन
एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स दोनों कंबाइन कर दो तो यहां से 3 सवाल कंसिस्टेंटली बन रहे हैं दोनों को मिला के। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देखोगे जिसमें आपका हो गया डायोड हो गया, लॉजिक गेट्स हो गया, लॉजिक गेट गारंटीड क्वेश्चन है, तो लॉजिक गेट्स इन सबको गिनोगे 4-4 सवाल तक पूछे गए हैं, 3 से 4 सवाल इस अकेले चैप्टर से पूछे जाते हैं। देन ईएम वेव्स को आप गिनोगे तो यूजुअली एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं, लास्ट ईयर 2 भी पूछ लिए थे। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स इनमें से आपको यहाँ पे 3 4 3 3 2 4 3 1 1 1 2 ऐसे करके आप मान सकते हैं कि यहाँ पे 2 2 टोटल 4 सवाल दोनों को मिला के पूछ सकते हैं। एक्चुअली इसका स्कोप दोनों चैप्टर का कंबाइंड स्कोप 4 से 6 सवाल का हो सकता है, इसलिए इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िएगा। जबकि वेव ऑप्टिक्स तो अभी आपको कम कर दिया है, मेनली इसमें YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एनी विचेस मैं आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में से ज्यादा करके क्वेश्चंस डायमेंशंस के पूछे जाते हैं, डायमेंशंस के बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। इसका यूनिट बताओ, इसका डायमेंशन बताओ, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ऐसा देखो, ये सारी चीजें। देन एरर्स, इसमें एरर्स तो पूछ ही लेते हैं, लेकिन वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, उसके क्वेश्चंस भी एरर में इंक्लूड करके पूछ लेते हैं। समझ में आ गया? सो इस चीज को याद रखिएगा। देन मोशन इन 1 डायमेंशन, इसमें से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ट्विस्ट कर लिया जाता है आप सभी को और कंफ्यूज करके पूछा जाता है। बाकी मोशन अंडर ग्रेविटी अगर मैं बताऊं तो इसके लिए सिर्फ आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें v = u + 80 v² = u² + 2s s = ut + ½ at², इन इक्वेशंस के थ्रू जो भी क्वेश्चन बन सके वो आपको यहां कर लेना है, क्योंकि उन्हीं इक्वेशन को यूज करके आप मोशन अंडर ग्रेविटी भी पढ़ोगे। समझ में आ गया? तो इसको जरूर कर लीजिएगा। बाकी तो आई होप कि आप मोशन इन 1D अच्छे से कर ही लोगे, ठीक है। देन प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, मोशन ग्राफ, ये मोशन इन प्लेन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। प्रोजेक्टाइल में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सर मोशन ग्राफ में से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बाकी रिलेटिव में से पूछ लेता है कभी कभी ऐसा करके, तो ऑल्टरनेट टाइम पे ऐसा मान सकता है। देन लॉज ऑफ मोशन में से पुली ब्लॉक वाले क्वेश्चन या कंस्ट्रेंड मोशन वाले क्वेश्चन, ठीक है, पुली ब्लॉक या कंस्ट्रेंड मोशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको आना चाहिए, अगर इसमें से आपको सवाल नहीं भी आया तो आपको कोलिजन में से सवाल दे देंगे जो कि आपको यहां पे काम आ जाएगा। समझ में आ गया? बिना लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप कोलिजन नहीं सीख सकते, इसीलिए याद रखिएगा कोलिजन के क्वेश्चंस थोड़े से कम हो गए फ्रीक्वेंसी में आना अभी, बट स्टिल लॉ ऑफ कंजर्वेशन का होगा या कोलिजन का होगा, दोनों में से एक का हो सकता है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, पावर और कोलिजन के ऊपर इस चैप्टर में से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में से सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के ऊपर पूछा जा सकता है, इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंप्लीट चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओनली। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं आया तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो आना ही आना है, इसके बिना चैप्टर खत्म ही नहीं होता, ना पेपर कभी बनता है इसके बिना, ठीक है, तो याद रखिएगा। देन ग्रेविटेशन में से one of the most and only most important topic is acceleration due to gravity. When I say acceleration due to gravity, इसके सारे वेरिएशन, ये ऊपर जाते हैं अर्थ से तो क्या होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे जाते हैं तो क्या होता है, अर्थ का शेप से क्या होता है, अर्थ फास्ट रोटेट करेगी तो क्या, सब कुछ एवरीथिंग अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में से स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हुक्स लॉ, एक्चुअली ये दोनों एक ही चीज हो जाती है, हुक्स लॉ ही तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशनशिप है। और इसके अलावा जो फॉर्मूला है ना, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर इंटू अपॉन वाई, ये सब चीजें, ये सारी चीजें उसके फॉर्मूलेज आपको याद कर लेना है, बट मेनली हुक्स लॉ के फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, याद रहेगा। यंग्स मॉड्यूलस वाला y = F/A, फोर्स अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसा करके वो जो फॉर्मूला है यंग्स मॉड्यूलस = स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, उसी के ऊपर, ठीक है। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में से ज्यादा करके सवाल ये स्ट्रेस, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में से बनते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट भी सरफेस टेंशन का ही पार्ट मान रहा हूं, बाकी आपको कैपिलैरिटी भी है, कैपिलैरिटी में एक ही फॉर्मूला, बहुत आसान है इसलिए मैं उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं। H = 2T cos θ / r ρg, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, यू नो दैट राइट। सरफेस एनर्जी एंड वर्क डन, एक बबल से मल्टीपल बबल बनना, स्प्लिटिंग ऑफ बबल, मल्टीपल बबल्स को ज्वाइन करके एक बबल बनाना,
मर्जिंग ऑफ बबल, ऐसे ड्रॉप में भी। तो इसमें से सवाल बन सकते हैं, एक इतना सरफेस एरिया था, इतना बना लिया, बताओ क्या है सरफेस एनर्जी, वर्क डन रिक्वायर्ड, ये सब ऐसे सारे। बाकी प्रेशर के ऊपर सिंपल सिंपल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स में से आपको पूछा जा सकता है स्पेसिफिक हीट के ऊपर और थर्मल एक्सपांशन के ऊपर। थर्मल एक्सपांशन इज कंपैरेटिवली वेरी लीस्ट आस्क्ड, बट ठीक है, आप स्पेसिफिक हीट को ज्यादा प्रिपेयर करिए, थर्मल एक्सपांशन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस पता ना आपको, सारी की सारी प्रोसेसेस, उसके ग्राफ, ये ग्राफ, पीवी का ग्राफ, सारे ग्राफ, सारी थर्मोडायनामिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, इसके ऊपर 2 से 3 सवाल पूछे गए। आप याद रखिएगा, ये ग्राफ के ऊपर ही 2 सवाल थे, ठीक है, नीट 2024 में। फिर आरएमएस स्पीड, प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, ये आपको काइनेटिक थ्योरी में से पूछा जा सकता है। प्रेशर P = 1/3 रो सी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 1/3 nRT, ये सारे फॉर्मूले जो काइनेटिक एनर्जी के थे और प्रेशर के थे, ठीक है, ये सारी चीजें करना। इसके अलावा आपको ना केटीओजी में कुछ लॉज भी है, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ लॉज है, स्टेफन्स लॉ, ये लॉ, वो लॉ, तो ये सारी चीजें जरा एक बार ध्यान से कर लेना, ठीक है। मैं आपको पूरे पूरे चैप्टर्स नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा इसके अलावा बहुत सारी चीजें है। तो आज मैं आपको जो नाम बता रहा हूं ना, सिर्फ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना तो आपको कैसे भी करके करना ही है, ठीक है। दैट इज अल्टीमेट ट्रूथ कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप इन टॉपिक्स को अगर स्किप कर रहे थे तो आप मत करना प्लीज, ठीक है। देन एसएचएम और एनर्जीज इन एसएचएम, एनर्जीज के फॉर्मूले है ना, 1/2 के एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो सब, और एसएचएम के ऊपर सारे सारे फॉर्मूले। एसएचएम तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देन वेव्स में से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और बीट्स, बीट्स के ऊपर पूछा जा सकता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऑर्गन पाइप, वन साइड ओपन, बोथ साइड ओपन, इसके अलावा स्ट्रिंग, ये सब के ऊपर बहुत इजी है। एक टेबल बना लेना जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, ऐसे करके पूरा लिस्ट लिख लेना, खत्म बात, डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर आता है आंसर, ठीक है। इट इज सुपर इजी। देन हम आते हैं 12th के वेटेज के ऊपर। 12th में आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑन द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल, ये सारी चीजें, गॉस लॉ, इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एवरीथिंग, ओके। तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में से कैपेसिटर्स और पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर्स तो है, तो आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर सवाल पूछा था नीट 2024 में भी, आपको आना भी चाहिए। कैपेसिटर में आपने डाइलेक्ट्रिक्स को आधा रखा, इतना रखा, आधे से आधा काट दिया, 2 डाइलेक्ट्रिक बाजू बाजू में रखे, 2 डाइलेक्ट्रिक ऐसे रखे, उसके ऊपर क्या होगा, ये सब भी। पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर भी, पोटेंशियल एनर्जी को मैं ज्यादा करके वर्क डन वाला, अगर आपका एक चार्ज, पहले एक चार्ज लाए, फिर दूसरा चार्ज लाए, फिर तीसरा चार्ज लाए, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मेक दिस सिस्टम, ऐसा सब कुछ होता है ना, वो वाला। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल अप्लाई करने के ऊपर सवाल आता है, लेकिन उसको अटेम्प्ट करने का नहीं, हो सके तब तक केवीएल के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है लेंदी पड़ जाता है। अगर ये सेक्शन बी में होता है तो इसको छोड़ देने का, ठीक है, 5 में से 1 को छोड़ देने का, ये वाला वो है, क्योंकि केवीएल थोड़ा लंबा पड़ जाता है। रेजिस्टेंस ग्रुपिंग, मीटर ब्रिज के ऊपर गारंटीड क्वेश्चन होता है, ठीक है। देन मैग्नेटिक, आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, लूप और सोलेनोइड के फॉर्मूले पता होना चाहिए, है ना। B = μ0 I/2πr, ऐसा सारे फॉर्मूला, μ0 I/2πr, B = μ0 I/2r, ये हो गया बी। फिर सोलेनोइड के लिए B = μ0 Ni, N इज N कैपिटल N अपॉन L, ऐसा सब वो सब पता होना चाहिए। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, आप अगर 2 करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स क्या होती है, पैरेलल कंडक्टर्स में, वो एंटी पैरेलल कंडक्टर्स में अकेला कंडक्टर होता है, F = BI/L sin थीटा, ये वाला, ये सारे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला। देन मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स, डाया, पैरा, फेरो का डिफरेंस कर लो, एक सवाल आएगा ही आएगा, एक से ज्यादा आ गए तो लॉटरी आपकी जैसे 2024 वालों की हो गई थी, ठीक है। डाया, पैरा, फेरो के डिफरेंस को पढ़ लेना। ईएमआई में से फैराडेज लॉ, और इसके साथ में बाय डिफॉल्ट लेंज लॉ को अप्लाई करना है, विदाउट लेंज लॉ फैराडेज लॉ इज इनकम्प्लीट। देन इंडक्टेंस का फॉर्मूला है ना, ये कर लेना याद से, क्योंकि इंडक्टेंस करोगे तभी आपको ट्रांसफॉर्मर अच्छे से समझेगा। तो ट्रांसफॉर्मर में टर्न्स रेशियो के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था नीट 2024 में, आपको भी पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर्स का क्वेश्चंस कैसे करना है। टर्न्स रेशियो
V1 upon V2 इज इक्वल टू आर N1 upon N2 इज इक्वल टू I2 upon I1। ये सब सिंपल फॉर्मूला है। पावर 1 इक्वल टू पावर 2, 100% एफिशिएंसी के लिए ऐसा सब। फिर LCR सर्किट के लिए आपको आना चाहिए LCR सर्किट सॉल्व करने, LC, RLC, RC, सिर्फ R, सिर्फ L, ये सब। उसके लिए फेज क्या है, उसका पावर फैक्टर क्या है, ये सब आपको आना चाहिए। पावर फैक्टर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI cos phi, phi पावर फैक्टर कैसे लाया, उसके फेजर डायग्राम, ये सारी चीजें जो है LCR सर्किट्स में इंक्लूड होती है बेटा। EM वेव्स में से वेव की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। EM वेव्स की इक्वेशन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स, यानी कि थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि यूवी रेज कहाँ काम आती है, इंफ्रारेड कहाँ काम आती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या नहीं एप्लीकेशंस, ये सब एक बार रीड कर लेना। इट इज नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट, आपको दिमाग में आ जाता है, एक बार क्लिक हो ही जाता है जब क्वेश्चन देखते हो, इसलिए बस उसको एक बार ऊपर से देख लेना। रे ऑप्टिक्स में से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सुपर इंपॉर्टेंट, लेंस, सॉरी, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, इसमें से एक के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही। लेंस मेकर इक्वेशन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। देखो इसमें बहुत कुछ है, रे डायग्राम्स, ये वो, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं लेंस मेकर इक्वेशन स्किप मत करना, लेंस मेकर इक्वेशन के ऊपर सवाल बन जाता है, ठीक है। फिर वेव ऑप्टिक्स में सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ड्यूल नेचर में से फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता है ना, उसके ग्राफ आ जाए तो सुपर इंपॉर्टेंट। अगर इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना है तो डी ब्रोगली, y इज इक्वल टू एच अपॉन पी, फिर p को आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रखो, जैसे रखो, उसके ऊपर सिंपल ग्राफ भी पूछ लिए थे, तो डी ब्रोगलीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन एटम्स में से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोर्स पोस्टुलेट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आना है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। बोर्स पोस्टुलेट के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी निकालने का, बाइंडिंग एनर्जी को अलग अलग AMU में निकालने का, सारी चीजें आपको यहाँ पे आनी चाहिए बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में। फिर फ्यूजन एंड फिजन, फ्यूजन क्या होता है, फिजन क्या होता है, आपको एक ग्राफ आता होगा ऐसा वाला, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी पर, ऐसा ग्राफ है आपको याद करना, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। क्यों, बाइंडिंग एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप फ्यूजन फिजन को भी बाइंडिंग एनर्जी के साथ रिलेट करते हो यहाँ पे, कभी फ्यूजन में एनर्जी निकलती है, किस में एनर्जी लेता है क्या नहीं, वो सारी चीजें, ठीक है। देन लॉजिक गेट्स एंड डायोड्स, भाई लॉजिक गेट किसी ने स्किप कर दिया ना, कम से कम 2 सवाल आपके स्किप हो जाएंगे, इस बार भी 2 सवाल पूछे थे। देन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, इस बार पूछा था पीएन जंक्शन डायोड को व्हीटस्टोन ब्रिज बना के देखा था कि नहीं, तो इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। आपको डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आनी चाहिए, डायोड का वर्किंग पता होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड, रेक्टिफायर तो डायोड से ही बनता है ना, तो बस उसका फंक्शन आना चाहिए, कितनी एफिशिएंसी होती है, बेसिक चीजें मैं आपको करा भी दूंगा, बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए। और लॉजिक गेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नैंड नॉर खत्म, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझा कि इसमें से क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी आपको अगर पूरा सिलेबस अच्छे से ऐसे प्रैक्टिस करना है, देखना है कि नीट की एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो अभी आज आखिरी दिन है हमारा जिसमें आपको राखी की ऑफर मिल रही है NBTS खरीदने के लिए। आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट सीरीज, आप ऑफलाइन अपनी पेज पे दे सकते हैं, ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चे उनके साथ कॉम्पीट करके अपना लेवल देख सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1999 में मिलेगी। आपको यूज करना है कोड जज्बा या फिर PTP, ये कोड यूज करेगा PTP, ताकि आपको मिले मैक्सिमम डिस्काउंट और आप हमारे साथ NBTS की टेस्ट को देके, दिस इज द मोस्ट लव्ड टेस्ट सीरीज थ्रू आउट कंट्री, जहां पे मैक्सिमम बच्चे ये एग्जाम देते हैं। ये NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज है, प्योरली NCERT बेस्ड, ठीक है। ये बहुत अमेजिंग टेस्ट सीरीज है, आपको इस टेस्ट सीरीज को लेना ही चाहिए। आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो कहता हूँ ले ही लो, ताकि आपकी बहुत सारी टेस्ट हो। टोटल मिला के 62 टेस्ट आपकी प्रिपेयर कराएगा ये, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। देन आपको अगर
नीट 2025 की तैयारी के लिए कोई बैच चाहिए तो हमारा जज्बा बैच है, उसमें भी आज आखिरी दिन है ऑफर का, क्योंकि राखी की ऑफर हमने दोनों एनबीटीएस और जज्बा बैच दोनों के लिए दी थी। तो यहाँ पे 1999 में हो जाएगा आपका ये बैच में एनरोल, विच इज द चीपेस्ट एवर बैच, मतलब सबसे सस्ता बैच, सबसे अफोर्डेबल बैच अगर कोई इंडिया में है तो ये है। एंड ये सिर्फ पैसे से आपको सबसे सस्ता मिल रहा है, लेकिन दिस इज द मोस्ट वैल्यू क्रिएटिंग बैच। जो भी जज्बा बैच के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बाकी सबको जरूर बताइएगा कि आपको इस बैच से कितना बेनिफिट हो रहा है। दिस इज दी अल्टीमेट बैच फॉर नीट 2025, आई गारंटी बेटा। एक बार आप जज्बा बैच में बैठ के देखिए, आपको अल्टीमेट, आपको समझेगा कि किस तरह से नीट की प्रिपरेशन होती है इन जस्ट 1 ईयर। ओके, और आप यहाँ पे जज्बा कोड या पीटीपी कोड यूज कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी पॉसिबल है। कोई डाउट हो तो आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि हमेशा एक फोकस्ड एनवायरनमेंट में पढ़ने के लिए आपको हमेशा अपने आप को एम्फसाइज करना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि आप YouTube पे पढ़ना चाहे पढ़ ले, आपको प्रॉब्लम है पैसे कि आप पढ़ो YouTube पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर गिविंग यू प्रारंभ सीरीज विच इज वेयर वी आर टीचिंग एवरीथिंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। बट इन केस इफ यू वांट डेडिकेटेड एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आपको डीपीपी, क्लास नोट्स, टेस्ट सब कुछ मिले, तो आप हमारे जज्बा बैच में आ सकते हैं। बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड, लेट ना हो जाए उसके पहले आ जाइए। दूसरा, सेकेंड थिंग, आप सभी को बहुत सारी टेस्ट देनी चाहिए ताकि आप अल्टीमेट जो फाइनल टेस्ट है उसमें अच्छा परफॉर्म करें। फॉर दैट एनबीटीएस इज देयर, सो वेट मत करिए। आई गारंटी कि इस दोनों चीजों से आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा, आपका हमेशा बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप अगर 500 ला रहे हैं, एनबीटीएस क्रॉस कर लोगे आप तो 700 प्लस पहुंच जाओगे बेटा। सारी एनबीटीएस अच्छे से दे दो, आई गारंटी कि आप 700 के ऊपर ही रहोगे, 700 के नीचे आपको नीड भी नहीं ला सकता। समझ में आ गया? सो आई होप कि आपको ये सेशन समझा। दिस वर द लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।